हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेके आया हूँ, गुड न्यूज़ कह सकते हैं। और झारखंड वाली एक वैकेंसी है माइंस इंस्पेक्टर का, पहले ही मैं बता देता हूँ। तो जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं या बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा माइनिंग के हैं, बीटेक माइनिंग वाले हैं, और भी कुछ कुछ ब्रांच है, जनरल इंजीनियरिंग वाला भी निकला हुआ है। तो आप अगर उनमें से कोई भी वैकेंसी का राह देख रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल आप ही के लिए निकाला गया है। हम लोग पहले तो देखेंगे कि क्या ये वैकेंसी रियल है या फेक है। कोई इसको सर्कुलेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। मेरा भी व्हाट्सएप भर गया है इस वैकेंसी के चलते। तो पहले हम लोग देखते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं कि क्या ये वाकई में सही वैकेंसी है या गलत है। तो देखिए, वैकेंसी जो वायरल हो रहा है वो ये है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है, ऐसा विज्ञापन में है। 21/2022 विज्ञापन संख्या नंबर है। और इसमें लिखा हुआ झारखंड स्तरीय स्तर, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जो कि नियमित यानी रेगुलर बेसिस पे जॉब निकाला गया है। ये ऐसा वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी इसमें बताया जा रहा है, जिसमें दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो वैकेंसीज दिखाई जा रही है वो आपका निकला हुआ है खान निरीक्षक का यानी माइंस इंस्पेक्टर, अलग अलग कैटेगरी का। कनीय अभियंता यानी कि सिविल इंजीनियर का निकाला हुआ है, मतलब निकाला गया है। ठीक है, यांत्रिक मैकेनिकल का निकाला गया है, सीनियर इंजीनियर का। मोटरयान निरीक्षक का निकाला गया है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का, पाइपलाइन इंस्पेक्टर का। ये सब वैकेंसी निकाला गया। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या वाकई में ये सही है या गलत है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना। ये यहाँ पे मैं क्राउन ब्राउजर ओपन किया हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, अभी बहुत सारा ब्राउज़र काम नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को चेक करने के लिए। लेकिन आप अगर क्रोम में नहीं खुलेगा तो यूसी में चेक कीजिएगा, यूसी में नहीं खुलेगा तो मौजिला में चेक कीजिएगा, किसी न किसी में खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस साइट में सर्च करता हूँ जेएसएससी, और लिख के सर्च करता हूँ। पहला नंबर पे जो आएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो आप देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा, पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे सर्कुलेट क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, जस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ JDLCECE 2022। इसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है रेगुलर वैकेंसी, बहुत सारा निकला हुआ है। आप चाहें तो पूरा एडवर्टाइजमेंट नोटिस में जाके एडवर्टाइजमेंट बुक पर क्लिक करके एक एक करके सब कुछ चेक करके देख सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त, जस्ट अ सेकेंड, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। तो ये झारखंड वाला है स्तरीय, डिप्लोमा स्तरीय है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वेबसाइट पे झारखंड वाला डिप्लोमा स्तरीय है क्या। देखिए यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें हम लोग 1.61 MB का जो है इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि या वाकई में ये सही है या गलत है। तो बिल्कुल वही वाला वैकेंसी ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैकेंसी सर्कुलेट किया जा रहा है वो पूरी तरह से सही है। यानी वाकई में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी निकाला है, जैसे कि माइंस इंस्पेक्टर। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली सीट पे। तो सीट का वैकेंसी देखते हैं कि कौन कौन सा सीट का वैकेंसी है। तो सबसे पहले निकाला गया है माइंस इंस्पेक्टर का, जिसको कहते हैं खान निरीक्षक। ये अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी होता है। अनुसूचित जनजाति यानी एससी होता है। अनुसूचित जाति सॉरी एससी होता है। अनुसूचित जनजाति एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब होता है। यह ओबीसी 1 कैटेगरी 1 में है, और ये ओबीसी 2 वाला कैटेगरी है। इसके बाद आर्थिक रूप सबसे कमजोर, इसको हम लोग कहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये सब कैटेगरी का कितना कितना सीट है पहले देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 13 सीट है टोटल, जिसमें महिला के लिए 1 सीट अलग से रिजर्व रखा गया है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 9 सीट है टोटल, जिसमें 1 सीट महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 4 सीट है टोटल। एसटी मतलब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी 1 का 3 सीट है, कैटेगरी 2 का एक भी सीट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 3 सीट है। टोटल मिलाकर के बात करें तो 32 सीट हो जाता है, और महिला के लिए 2 सीट अलग से हो जाता है। जो भी महिला माइनिंग की होंगी उनको रिजर्वेशन मिलेगा 2 सीट का। इसी 2 सीट में आपको फाइट करना है। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में आते हैं तो, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे सीट का लाभ मिल जाएगा अलग से। ठीक है, इसके बाद अगर आपका भगवान न करे बट दिव्यांग हैं आप, तो आपको कुछ कुछ
छूट दिया जाएगा। अगर खेलकूद कोटा है उसमें भी एक सीट रखा गया है ना, तो उसमें भी आपको छूट मिलेगा। खेलकूद में एक कोटा है, अंधापन और कम दृष्टि में एक आपका एक सीट है, बहरापन एवं श्रम शक्ति में 0 सीट है, निशक्तता में 0 है और संविलिनता, बौद्धिक निसंगता और निशक्तता में 0 सीट है टोटल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर कोई है तो ठीक रहेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि श्रवण निशक्तता इसमें सीट नहीं रखा गया है, बहरापन इसमें कोई सीट नहीं है, ये 0 है। अंधापन एवं कम दृष्टि, अंधापन में क्या-क्या आता है इस कैटेगरी को पहले समझ लीजिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस अंधापन की कैटेगरी में आता है। कम दृष्टि यानी कि ऐसा नहीं कि मायोपिया या मायोपिया है तो आप चल दिए मुँह उठा कर, ऐसा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर कम दृष्टि अगर है, मतलब दूर का, सामने का चीज़ बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है, बहुत मोटा लेंस लगाते हैं, तभी आप इसका कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 1 सीट है। खेलकूद कोटा में 1 सीट है टोटल। अब आते हैं आगे। दूसरा जो पोस्ट है वो कनीय अभियंता का है। इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल 9 सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी का, अनुसूचित जनजाति का 3 है, अनुसूचित जाति का 2 है, अत्यंत पिछड़ा मतलब ओबीसी 1 का 2 है, बीसी 2 का 1 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2 है। टोटल 19 सीट है। महिला के लिए कोई रिजर्व नहीं रखा गया है। मोटरयान का भी देख लीजिए, अनारक्षित का 17 है, महिला के लिए एक अलग से रखा गया। अनुसूचित जनजाति का 11 है, महिला के लिए 1 है। अनुसूचित जाति का 4 है, महिला के लिए 1 भी नहीं है। ये ओबीसी का 4 है, बीसी 1 कैटेगरी का 4, बीसी 2 कैटेगरी का 3 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 5 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 44 है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, इसमें बात करें तो 23 सीट है टोटल आरक्षित सीट का। अनरिजर्व कैटेगरी का, इसमें महिला के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति का 14 है, महिला के लिए 1 है। अनुसूचित जाति का 5 है, महिला के लिए 1 भी नहीं है। और ओबीसी कैटेगरी 1 का 5 है, ओबीसी कैटेगरी 2 का 3 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 5 है, महिला के लिए 1 है। तो इसको भी देख लीजिएगा अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो। पाइपलाइन इंस्पेक्टर में कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं आगे बताता हूँ आपको। अनारक्षित कैटेगरी में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 7 सीट है टोटल। महिला के लिए 1 रिजर्व रखा गया। अनुसूचित जनजाति के 4 है, महिला के लिए 1 भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के 2 है, ओबीसी कैटेगरी 1 के 1 है, ओबीसी कैटेगरी 2 के 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1 टोटल है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 16 है। अब आते हैं डायरेक्टली कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्वालिफिकेशन की बात करूंगा, फिर आगे डिटेल में बताऊंगा। क्वालिफिकेशन में बात करें तो देखिए, ये ग्रुप बी में आता है। ग्रुप बी में तो ग्रुप बी अराजपत्रित, अराजपत्रित का मतलब होता है नॉन गैजेटेड, यानी अगर आप बी ग्रुप में जाते हैं तो आपका सैलरी वगैरह बहुत अच्छा रहेगा, है ना, लेकिन आपको नॉन गैजेटेड ऑफिसर माना जाएगा। आप ऑफिसर तो होंगे बट नॉन गैजेटेड होंगे। तो खान इंस्पेक्टर एक ऑफिसर ग्रेड का जॉब है बट नॉन गैजेटेड है। बट इसका भी होता है, कुछ टाइम में प्रमोशन हो जाता है या फिर कुछ एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आप गैजेटेड में चले जाते हैं। पे लेवल हो भाई साहब, लेवल 6। ये देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा, आप ये मत सोचिएगा कि 35,400 से आपका स्टार्टिंग होगा। ये बेसिक की बात किया जा रहा है यहाँ पे। आप सोचिए, अगर 35,400 रुपया बेसिक है, यहाँ पे कार अलाउंस दिया जाता है, पेट्रोल अलाउंस नहीं दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे अलाउंस को जब आप जोड़िएगा तो जोड़ जाड़ के आपका 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा। 80,000 रुपया महीना आपका मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी होगा, अगर आप खान रिजेक्शन निकाल लेते हैं तो। बाकी इसका जो बेसिक है वो 1,12,400 रुपया तक जाएगा। मतलब आप इसका तो मैं हिसाब नहीं कर सकता हूँ कितना पैसा तक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं बोले समझते हैं। माइंस इंस्पेक्टर का जो सीट है उसमें जो एआईसीटी से अप्रूव्ड या उसके द्वारा और भी जो यूजीसी वगैरह होता है उससे अनुमोदित आपका कॉलेज, ऑथराइज्ड कॉलेज है, जिसमें आपने डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन माइन सर्वेइंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइन एंड सर्वेइंग, ऐसे कोई भी कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ बोला गया है, अगर आप बीटेक किए हुए हैं या फिर उसके उच्चतर का क्वालिफिकेशन, एमटेक किए हुए हैं माइनिंग में, बीटेक किए हुए हैं माइनिंग में, माइन सर्वेइंग में, मिनरल इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए पात्र हैं। बाकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो शॉर्ट में निपटा देता हूँ। कविय कनीय अभियंता यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल, बी ग्रुप का कैटेगरी है, पैसा सेम टू सेम है। इसमें बोला गया है कि आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, अखिल भारतीय से मान्यता प्राप्त से अगर आप डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मोटर यान निरीक्षण में भी आगे बोला होगा आपका, जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ। इसमें भी बोला गया है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हैं, ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। इसमें क्लियर बताया, या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किए हैं तब भी भर सकते हैं। मैकेनिकल वाला का 2 चांस बन जाता है इसमें भी, ठीक है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में बोला गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
या संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई किए हों, या फिर इलेक्ट्रिकल में आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। पाइपलाइन इंस्पेक्टर में भी सेम है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपने आईटीआई किया है प्लम्बिंग ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है पाइपलाइन इंस्पेक्टर का, आईटीआई वालों के लिए भर सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि आखिर कौन भर सकता है इस वैकेंसी को। तो देखिए इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो झारखंड के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, अगर आप उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से, किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप झारखंड से तो ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक तो ये हो गया आपका मान्यता। दूसरा हो गया कि अगर आपने झारखंड से मैट्रिक या 10th कक्षा किया है, 10th क्लास पास किया है। जैसे मान के चलिए आप सोचेंगे जैक बोर्ड, तो जैक बोर्ड का जितना भी इंस्टीट्यूट है जिससे आप 10th किए हैं वो सब एप्लीकेबल है। सीबीएसई बोर्ड अगर आपका है तो वो कॉलेज स्कूल जो भी हो वो आपका झारखंड में अवस्थित होना चाहिए। झारखंड में अगर आपका सीबीएसई स्कूल था तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक चीज बता दिया गया है। दूसरा है कि कुछ आरक्षण नीति है राज्य में, ठीक है। जो कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं जो बाहर के हैं, उनको आरक्षण दिया गया है। अगर वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, झारखंड में कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन झारखंड में होने चाहिए। झारखंड में आप 10th या मैट्रिक पास किए हों। डिप्लोमा किए हों झारखंड में से कोई मतलब नहीं है। 10th 12 किए हों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 10th का यहाँ पे बात किया गया है। अगर आप 10th किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें बोला गया है कि आप झारखंड की भाषा, परिवेश, रीति रिवाज, ज्ञान, ये आपको होना चाहिए। यानी कि झारखंड के अगर आप जानकारी रखते हैं, उसके रीति रिवाज की जानकारी है, उनके भाषा यानी जो झारखंडी भाषा है जिसको हम लोग मैथिली कहते हैं या खोरठा कहा जाता है इन शॉर्ट, खोरठा, नागपुरी, अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये अनिवार्य लिखा गया है, हो सकता है आगे आपका वेरिफिकेशन हो तो छाड़ दिया जाए। झारखंड का आपको रीति रिवाज पता होना चाहिए, भाषा पता होना चाहिए, भाषा बोलने आना चाहिए, परिवेश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये अनिवार्य लिखा गया है इस जगह पे, अनिवार्य यानी मैंडेटरी लिखा गया है। तो एक यहाँ पे झारखंड वालों के लिए एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। बाकी जो बाहर के छात्र हैं, झारखंड, आउट ऑफ झारखंड के हैं, उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग बात हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाषा सीखने में आपको समय लग जाएगा। चलिए, झारखंड में जो भाषा बेसिकली संपादित है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और टोटल जो भाषाएं मान्यता प्राप्त है उसमें 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं में से झारखंड की कौन कौन से भाषाएं बताता हूँ। संथाली अगर आपको आता है तो बेहतर है, नहीं आता कोई बात नहीं। अगर आपको मैथिली आता है तो भी ठीक है, अगर आपको नागपुरी आता है तो भी ठीक है, ठीक है। हालांकि नागपुरी और मैथिली रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट जो झारखंड के अमेंडमेंट है उसमें इसका नाम जिक्र है। तो अगर आप संथाली जानते हैं, आप मैथिली जानते हैं, आप नागपुरी जानते हैं, मैथिली का मतलब खोरठा कह सकते हैं आप, खोरठा भाषा से मिलता जुलता है लगभग, ठीक है। तो खोरठा भी आता है अगर आप नॉर्मल बोलचाल में बात करते हैं तो आप कर सकते हैं। नागपुरी और भी कुछ कुछ भाषाएं हैं झारखंड के, एक हो भाषा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा भाषा होता है। तो इसके बारे में मुझे इसलिए जानकारी है क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। बाकी आपको अगर इनके बारे में पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगर आप राज्य स्तरीय, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे या राज्यीय स्तर पे कुछ विश्व रिकॉर्ड वगैरह बनाए हैं, कुछ मेडल जीते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो प्रथम मेडल जीते होंगे, अगर भारतीय लेवल पे है तो फर्स्ट स्थान होगा आपका, और राष्ट्रीय स्तर पे है तो विश्व रिकॉर्ड होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आगे आप इसको देख सकते हैं। आपका एज का कैलकुलेशन कौन से डेट के हिसाब से किया जाएगा, तो 1/8/2022 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा सभी पोस्ट में, ठीक है। चलिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल। अगर अत्यंत मतलब ओबीसी कैटेगरी 1 2 मिला दीजिएगा, 2 साल एक्सटेंड होगा, 37 साल। अगर आपका महिला है तो 38 साल हो जाएगा, यही ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, अनारक्षित हो तब भी और बाकी कैटेगरी हो तब भी। और अगर अनुसूचित जाति या जनजाति है तो पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। या अपर एज लिमिट मैं बता रहा हूँ। चलिए, अभी बात है कि इसमें और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी फॉर्म भर के तो मैं खुद भी बताऊंगा। निःशक्त जो है उनके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखा गया है इसमें, ठीक है।
पात्रता में यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और तो कुछ छूट नहीं रहा मेरे से। ठीक है, चलिए ओके। अब है कि जो आरक्षण नीति होगा वो कहाँ का लागू होगा, तो वो स्टेट का लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि स्टेट वाला एप्लीकेबल होगा। राज्य सरकार जो नियमावली बनाई है, यानी 2/6/2016 का जो नियमावली है वही वाला अभी तक चल रहा है, तो वो वाला इसमें फॉलो होगा, क्योंकि अभी लोकल वाला जो है पूरा तरह से लागू नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो मैं जानकारी के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मेरा कोई अपना कोई महत्व नहीं है। चलिए, तो 2/6/2016 वाला 2/6/2016 वाला जो नीति है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। अब मैं कुछ कुछ और भी बात बताना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि आप झारखंड से हैं, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास डिप्लोमा वगैरह सब किया हुआ है, 10th आप झारखंड से किए, ठीक है। अब चाहते हैं कि आप फॉर्म भरें, आप किसी कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो अंचलाधिकारी से अगर आप बनाए हैं, तो 19/7/2019 के बाद अगर सीओ लेवल का भी बना हुआ है ना, तो वो आपका मान्य है। इसके पहले का है तो वो मान्य नहीं है। 19/7/2019 से लेकर के उसके बाद का, यानी इस तारीख को या उसके बाद आप कभी भी बनाए हैं सीओ लेवल का सर्टिफिकेट, जातीय, आवासीय, इनकम, कुछ भी बनाया है तो वो आपका मान्य है। लेकिन अगर इससे पहले का बनाया है तो वो मान्य नहीं है, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर एसडीओ लेवल का बनाया है तो मान्य है जी, बिल्कुल मान्य है। सीओ साहब तो बहुत नीचे आते हैं, एसडीओ साहब बहुत ऊपर आते हैं। अगर डीसी लेवल का बनाया है, मान्य है जी, बिल्कुल मान्य है, लेकिन ई डेटवा के बाद का होना चाहिए। ठीक है। एक और चीज में बोला गया है, अगर एसडीओ लेवल का आप सर्टिफिकेट बनाया है, ठीक, एसडीओ लेवल का बनाया है, तो 2/6/2016 के पहले का नहीं होना चाहिए। सीओ लेवल में तो आप समझ गए 2019 के बाद का, और एसडीओ लेवल में थोड़ा छूट मिलता है, थोड़ा लंबा टाइम लगता है, 5 साल या 6 साल में बनता है शायद। तो ये आपका एसडीओ लेवल का 2/6/2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एसडीओ लेवल का बना सकते हैं, डीसी लेवल का बना सकते हैं, सीओ लेवल का है तो उस डेट के बाद का बना सकते हैं। आवासीय जातीय बहुत ज़रूरी है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पैसा लगेगा, फ़ी आपका 100 रुपया आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, कैसे भरेंगे हम आपको बताएंगे, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है मेरे सब्सक्राइबर, तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट कि कैसे कैसे फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं, कि क्लाइंट कैसे भरते हैं, कैसे फ़ी कटवाएंगे। ठीक है, चलिए फॉर्म भरने का डायरेक्ट मैं बात करता हूँ डेट पे। ठीक है, डायरेक्ट मैं फॉर्म भरने के डेट पे बात करता हूँ कि कौन कौन से डेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 12/12/2022 से लेकर के 11/1/2023 तक। इस बीच में आपको फॉर्म भरना है, सब कुछ कंप्लीट करना है। 14 तारीख तक फ़ी कटवा सकते हैं, 14 जनवरी 2023 तक, और 17 तारीख तक आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मान के चलिए कि 12 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, 11/1/2023 तक चलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है ये बताऊंगा। बाकी इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है। माइनिंग का सिलेबस बहुत अच्छा है, ठीक है, मज़ेदार सिलेबस है। तो इंस्पेक्टर और बैच हॉलिडे इसके बारे में बता रहे थे हम। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ आप, मैं इसको अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इस टेलीग्राम ग्रुप बहुत दिन के बाद मैं थोड़ा इसमें ग्रुप में डाल दूंगा। आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।